जय हिंद। शांत पानी ही जो होता है ना, वो अक्सर सुनामी लाता है। तो इसलिए खुद को शांत बना करके रखिए। चुपचाप आप सिर्फ और सिर्फ मेहनत करते रहिए। आप जरूर सुनामी लाइएगा। बस झूठ मूठ का इधर से उधर हल्ला बिल्कुल नहीं करना है। चुपचाप आप मेहनत कीजिए, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये सेकंड पार्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का। और हम बताते ये चलते हैं आपको कि वर्ल्ड हिस्ट्री में पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए। ज़्यादा आपको इसमें पीएचडी हासिल नहीं करना है। आपको जनरल कंपटीशन कर रहे हैं, आपको बहुत से सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। तो इसलिए पॉइंट टू पॉइंट प्रीवियस क्वेश्चन पर आप कमांड कीजिए, ठीक है। आपको पूरी तरह से ये सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी। देखिएगा, औद्योगिक क्रांति की अगर हम बात करते हैं तो औद्योगिक क्रांति, देखिएगा, औद्योगिक क्रांति एशिया में भी हुआ होगा। हर एक देश, हर एक जगह पे हुआ होगा। ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह पे हुआ होगा। तो सर्वप्रथम की अगर बात करते हैं तो पूछा ही जाएगा। तो क्यों नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि प्रथम बार हुआ था। तो प्रथम बार की अगर हम बात करते हैं तो ये प्रथम बार कहाँ हुआ था, तो ये ब्रिटेन में हुआ था। तो देखिएगा, आज तो यहाँ पे ब्रिटेन पूछ दिया, तो कभी कभी आपको डेट भी मेंशन कर सकता है। क्यों नहीं करेगा भैया, करना तो एकदम लाजमी है ना। तो डेट, कोई एग्जैक्ट डेट को थोड़ा नहीं स्टार्ट हो सकता है। औद्योगिक क्रांति का विकास एक क्रम में थोड़ा नहीं हो सकता है। तो 18वीं शताब्दी से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक में क्या हुआ था कि यह ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति का शुरुआत हुआ था, जिसमें बहुत से चीजों का खोज वगैरह हुआ, बहुत सारे फैक्ट्रियां लगा, ठीक है। लोगों का जनजीवन थोड़ा सा सुधरा पहले से। यही औद्योगिक क्रांति से हो सकता है, और क्या होगा। अच्छा, अब हम पूछते हैं आपको कि एशिया में भी तो हुआ होगा ना, क्योंकि हम एशिया कॉन्टिनेंट में रहते हैं, तो पूछना तो उसका लाजमी बनता है। तो कहिए हाँ हाँ बिल्कुल, काहे नहीं पूछ सकते हैं, तो बिल्कुल। तो एशिया में अगर हम प्रथम बात बोलते हैं कि प्रथम बार कौन से देश में हुआ था, तो ये प्रथम बार जो जापान में हुआ था, एशिया में। और अगर वर्ल्ड स्तर पर बात करते हैं तो वर्ल्ड स्तर पर कहाँ, तो ये इंग्लैंड में, ठीक है। और एशिया में प्रथम बार कहाँ, तो जापान में। समझ में आ गया। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगले पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है कि इनमें से कौन पारसियों का किताब है। अब देखिएगा, पारसी पारसी देखिए बताते हैं। जैसे में आप इनके बारे में जानते होंगे, आदार पूनावाला के बारे में जानते होंगे, ठीक है। सीरम इंस्टीट्यूट के जो सीईओ हैं वो पारसी हैं। और उनका जो क्या है, किताब की, पारसियों की यानी प्रमुख किताब की बात बोला गया है, ग्रंथ की बातें बोला गया है। तो पारसियों का जो किताब है उसके बारे में जानना है हमको। तो पहले यहाँ पे ऑप्शन पे जब नजर दबाते हैं तो तोरा, यहाँ पे तोरा जो है ना, यहाँ पे कहीं कहीं आपको तोरा ऐसे भी देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, इसके बारे में हमने पिछले बार भी बताया था। तो देखिएगा, तो राह यानी तुम्हारे राह पे। आजकल इजराइल जानते हैं क्या कर रहा है, तो इजराइल काफी सारे देश, मतलब कि जो बगल वाले देश हैं, वहां पे क्या कर रहा है कि बम बरसा रहा है, ठीक है। तो यानी राह में उदम आ गया है, उसके राह में आए हुए हैं। और इजराइल जो है यहूदियों का देश है, ठीक है। यहूदी वहां सबसे ज्यादा रहता है, ठीक है। जो हिटलर ने क्या किया था, यहूदियों को सबसे ज्यादा मारा था, लगभग 1 लाख यहूदियों को पता ना अपने हाथ से मारा था। हिस्ट्री में तो यही बताया जाता है। यहूदियों का देश है इजराइल। तो अब समझ में आ गया कि ये तोराह कहाँ कहाँ, ये यहूदियों का क्या है, प्रमुख किताब है। समझ में आ गया। अगर बात करते हैं ये जेड अवेस्ता, तो ये जेड अवेस्ता जो है ये पारसी का क्या है, ये प्रमुख किताब है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम यही बात करते हैं बाइबल की, तो ये ईसाई का प्रमुख किताब है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये किनका, गीता का, तो ये हिंदू का है, ठीक है। चलिए, यहाँ तो समझ में आ गया। अगले पे देखते हैं। आगे क्या बोला गया है कि म्यांमार की नई राजधानी। तो म्यांमार की नई राजधानी कहाँ है, तो म्यांमार की राजधानी की अगर बात करते हैं तो इसकी नई राजधानी है नेपिदाव, ठीक है। ये नेपिदाव इसका नया राजधानी है। बात अब करते हैं कि म्यांमार भारत से अलग कब हुआ था। तो 1935 का भारत शासन जो अधिनियम आया था, जो भारत सरकार अधिनियम, तो उसके तहत में क्या हुआ था, 1937 ईस्वी में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया गया था कि जाइए भैया अब अपना घर द्वार संभालिए। समझ में आ गया, ठीक है। अब हम आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ देते हैं कि भारत का कौन कौन सा ऐसा राज्य है जो म्यांमार से सीमा टच करता है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ म्यांमार से आपको सीमा टच करने को देखने को मिलता होगा। वो कौन कौन सा ऐसा राज्य है, केवल म्यांमार से, ठीक है। देखिएगा, केवल हम म्यांमार यहाँ बोल रहे हैं, ऐसे तो चीन से भी टच करता है, बांग्लादेश से भी टच करता है, म्यांमार से भी टच करता है। बहुत से राज्य है जो पूर्वी राज्य है। लेकिन म्यांमार से कौन कौन, तो एक है अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, आपको देखने को मिलेगा। फिर एक ठो आपको नागालैंड देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद में और कौन मिलेगा, मणिपुर देखने को मिलेगा। और फिर उसके बाद में कौन मिलेगा, मिजोरम मिलेगा देखने को, ठीक है। तो इस तरह से आप इस यहाँ पे हम इस चलते बताते हैं ना एक्स्ट्रा फैक्ट, ताकि आपको बार बार जब दिमाग से गुजरेंगे ना तो भूलने का चांस काफी कम हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा,
ठीक, आगे देखते हैं क्या बोला गया कि भारतीय आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे। जब भारत आजाद हुआ था, तो कब आजाद होता है तो सबको पता है, ये तो हमारी आलिया भट्ट भी बता देगी कि भारत कब आजाद हुआ था से। ठीक है, चलिए यहाँ तो ये तो नहीं पूछा जाएगा, कभी भी नहीं पूछा जाएगा, बहुत सा इजी क्वेश्चन है। हम बात करते हैं कि देखिएगा उस समय वहां लेबर पार्टी का सरकार था। किसका सरकार था तो लेबर पार्टी का सरकार था। तो ये भी पूछा जा सकता है जब भारत आजाद हुआ था तो इंग्लैंड में कौन से पार्टी का सरकार था तो लेबर पार्टी का सरकार था, और उसका जो पीएम था वहां पीएम कौन था तो क्लेमेंट एटली था। क्लेमेंट एटली। अब क्लेमेंट एटली ने क्या किया था, घोषणा किया था। घोषणा क्या किया था, 20 फरवरी को घोषणा किया था कि मई 1948 से पहले हम भारत को क्या कर देंगे, आजाद कर देंगे, यानी स्वतंत्र कर देंगे। ठीक है, लेकिन हमारा जो देश जो था 1947 में ही आजाद हो गया। ठीक है, क्योंकि 48 से पहले बोला था, मई 1948 से पहले 20 फरवरी को ये घोषणा करता है। ठीक है, 20 फरवरी 1947 को ये घोषणा करता है और हमारा देश 15 अगस्त 1947 को हमारा देश क्या हो जाता है, आजाद हो जाता है। समझ में आ गया। प्रधानमंत्री कौन था, क्लेमेंट एटली। कौन सी पार्टी की सरकार थी तो लेबर पार्टी की सरकार थी। ठीक है, घोषणा कब किया था तो 20 फरवरी को। कब क्या बोला था, मई 1948 से पहले। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपको 3 देखने को मिलेगा। अगले पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है तो अगले क्वेश्चन पर हम नजर दौड़ाते हैं। क्या बोला गया है कि पेरू की राजधानी कहाँ है। अब देखिएगा पेरू जो है, अगर हम बात करते हैं ये पेरू, तो ये पेरू कहाँ, ऐसे अगर हम देखते हैं, एक हमने रफ मैप अगर हम बनाते हैं, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ जो आप देखते हैं ये दक्षिण अमेरिका का क्या है, ये कॉन्टिनेंट है, दक्षिण अमेरिका कॉन्टिनेंट का ये मैप है। और पेरू की अगर बात करते हैं तो इसी कॉन्टिनेंट पर ये स्थित है। तो पेरू की अगर यहाँ पे राजधानी पूछा गया है, ठीक है। अब देखिएगा पेरू की राजधानी की बात करते हैं तो जो ऑप्शन पर नजर हम दौड़ाते हैं तो सबसे पहले ये लापाज। ये लापाज कौन से देश का राजधानी है तो बोलीविया की। ठीक है, बोलीविया। जो ज्यादा बोलता ना है तो लप लप बोलता ना है, जो कोई भी व्यक्ति जो लप लप बोलता है उस तरीके से आप याद रखिएगा। बोलीविया की कहाँ राजधानी है तो लापाज। क्वेटो की राजधानी की बात करते हैं, क्वेटो कहाँ की राजधानी है तो इक्वाडोर की राजधानी कहाँ है तो क्वेटो है। ठीक है, अगर बात करते हैं ये बोगोटा कहाँ की राजधानी है तो ये कोलंबिया की राजधानी कहाँ है तो ये बोगोटा है। समझ में आ गया। अब यही पेरू की राजधानी कहाँ है तो लीमा है। ठीक है, अगले पे देखते हैं। पूछा क्या गया है कि जापान की मुद्रा क्या है। जापान की अगर हम बात करते हैं तो ये जापान पर तो सबको जानते हैं कि बम गिराया गया था। जो नॉर्मल क्वेश्चन होंगे हम बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस नहीं करने वाले हैं। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप बेसिक चीज आपको यहाँ पे हम वही बताएंगे जो आप काफी ज्यादा भूलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जापान की मुद्रा की अगर बात करते हैं तो पहले हम जापान का फैक्ट जान लेते हैं। जापान जो है कई सारे द्वीपों से मिलकर के बना है। ठीक है, तो इसमें से प्रमुख जो द्वीप है उसको हमको देखना है कौन कौन सा द्वीप है जो। ठीक है, एक है होक्काइडो। ठीक है, एक है होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, शिकोकू, अक्यूशु। यहाँ पे जो 4 गो प्रमुख जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशु, ये कौन से, यही सब द्वीप से 4 गो प्रमुख द्वीप है। और भी द्वीप है लेकिन ये 4 गो बड़े बड़े हैं। इसी द्वीप से जापान का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब सही कई सारे द्वीप मिलकर के जापान का निर्माण होता है। पूछा क्या गया है यहाँ पे, हमें पूछा गया है कि क्या पूछा गया है तो मुद्रा पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए मुद्रा की अगर हम चर्चा करते हैं तो चलिए इस साइड में हम आते हैं और चर्चा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन भी ले लेते हैं। चलिए देखिएगा यहाँ पे हमें ऑप्शन में देखते हैं तो दिरहम दिया गया है। तो देखिएगा अब हम सब कंप्लीट कर देंगे, बिल्कुल नहीं आपको इधर उधर भटकने देंगे। ठीक है, सऊदी अरब की अगर हम बात करते हैं तो सऊदी अरब की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो सऊदी अरब का मुद्रा क्या होता है तो रियाल होता है। ठीक है, अब एक बात जहां पे कंफ्यूजिंग वाला पार्ट है हम अभी भी बता देंगे। एक तो आपने देख लिया रियाल, और रियाल कौन से देश का मुद्रा है तो देखिएगा ईरान का भी मुद्रा क्या है, रियाल होता है। ठीक है, लेकिन ईरान ने क्या किया है, इसे बदल लिया है। ठीक है, इसे क्या कर लिया है तो मैंने इसका मुद्रा बना लिया है अपना देश का। ठीक है, लेकिन आप दोनों याद रखिए, पता नहीं एग्जाम में कौन सा ऑप्शन दे दे तो क्या कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम बात करते हैं यूएई का। ठीक है, ये यूएई का मुद्रा क्या होता है तो यूएई का मुद्रा होता है, आपको दिरहम देखने को मिलेगा। ठीक है, यूएई का मुद्रा, यूनाइटेड अरब अमीरात का मुद्रा आपको क्या देखने को मिलेगा तो ये दिरहम देखने को मिलता है। ठीक है, दिरहम वहां का मुद्रा है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है कुवैत। कुवैत का मुद्रा क्या है, क्योंकि ये सब ना काफी ज्यादा आपको
बहुत ज्यादा परेशान करते होंगे कि यार यार पता ना क्या है। कुवैत का मुद्रा और एक इराक का मुद्रा, ये दोनों की मुद्रा की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुद्रा जो है ना दिनार है। ठीक है, किसका मुद्रा? कुवैत का भी मुद्रा दिनार है और इसका इराक का भी मुद्रा क्या है? दिनार है। ईरान का तो हमने देख ही लिया, रियाल पहले था लेकिन अब बदल लिया है, तो मैंने कर लिया है। अब एक कंफ्यूजन आपको और देखने को मिलता है ना कि ब्राजील का मुद्रा, तो ब्राजील का मुद्रा की अगर बात बोलते हैं तो ब्राजील का मुद्रा रियल है, ध्यान दीजिएगा, रियाल नहीं है, रियल। यहाँ पे सऊदी अरब का मुद्रा क्या हमने देखा? रियाल। ठीक है, यहाँ पे हम नोट पॉइंट कर रहे हैं बढ़िया से। ठीक है, यहाँ पे आप सऊदी अरब का मुद्रा जब देख रहे हैं तो रियाल है, और ब्राजील का जब मुद्रा आप देख रहे हैं तो रियल है। ठीक है, इसलिए हमने इसे क्या किया, आपको पिन अप कर दिया है। ठीक है, सॉरी, यहां तो हो गया कंप्लीट। अब हम देखते हैं एक होता है कोरोना। ठीक है, कोरोना है, तो कोरोना किस देश का मुद्रा है? तो कोरोना की अगर बात करते हैं तो कोरोना जो है स्वीडन देश का मुद्रा है। ठीक है, और एक होता है क्रोनर। ठीक है, तो ये क्रोनर जो है कौन कौन से देश से मुद्रा है नॉर्वे का मुद्रा आपको देखने को मिलेगा क्रोनर, और एक जो है मुद्रा ये है डेनमार्क का, ये डेनमार्क का भी मुद्रा आपको देखने को मिलेगा क्रोनर। ठीक है, तो देखिएगा कई सारे फैक्ट हम लोग यहाँ पे कम से कम 10 से 12 चीज हमने आपको एक क्वेश्चन में बताया। इससे आपको क्या होगा ना कि पता नहीं, याद नहीं करना है आपको, हम इतना और डिस्कस करेंगे ना आपको खुद ब खुद याद होते चल जाएगा। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। कोरोना कहाँ का? तो स्वीडन का। क्रोनर कहाँ कहाँ का? तो नॉर्वे का है और डेनमार्क का है। अब यही सब क्वेश्चन एक नंबर के पूछ दिए जाते हैं, एकदम 2 से 3 नंबर कंफर्म रहता है कोई भी एग्जाम के लिए। बच्चे फंस जाते हैं, केवल हिस्ट्री ज्योग्राफी में इंडियन में लगे हुए रहते हैं, इधर से पूछ देता है, लपक जाते हैं, पतली गली से निकल जाता है, समझ में नहीं आता। तो समझ में आ गया यहाँ पे इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? सो अब देखिएगा दिरहम, तो दिरहम तो अभी हमने देखा यूएई का। ठीक है, क्रोनर, क्रोनर कहाँ का? नॉर्वे का भी मुद्रा होता है, और कहाँ का मुद्रा होता है? तो डेनमार्क का भी मुद्रा होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं ये युयान, तो युयान कहाँ का मुद्रा है? तो चीन का मुद्रा है, रेनमिनमी भी इसको बोल सकते हैं। तो जापान का मुद्रा क्या है? तो येन है। ठीक है, देखे, समझ में आ गया। चलिए अगले पे देखते हैं, अगले क्या बोला गया है, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन तो इसे मिटा देते हैं, तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम एक जगह कर देते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट तो इतना देर में आप ले लिए होंगे, तो इसे मिटाते हैं अब हम, ताकि हम क्या कर सकें, आगे क्वेश्चन पर बता सके। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन पर हम जब चर्चा करते हैं तो अगला क्वेश्चन में क्या बताया गया है, सो देखिएगा अगला क्वेश्चन बोला गया है कि फिजी की जो राजधानी है ना, फिजी की, तो ये फिजी की राजधानी कहाँ है? फिजी की राजधानी कहाँ है? तो फिजी की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है? ये सूबा है। ये आपको फिजी जानते हैं कहाँ? ऑस्ट्रेलिया के ऊपर में, यानी प्रशांत महासागर में आपको देखने को मिलता है फिजी। ठीक है, अगर बात करते हैं ये पोर्ट लुइस कहाँ की राजधानी है, तो ये मॉरिशस की राजधानी आपको देखने को मिलता है पोर्ट लुइस। ठीक है, अगर ये बात करते हैं ये परामरिबो, तो सुरीनाम का आपको देखने को मिलता है कहाँ? तो परामरिबो। सुरीनाम देश की राजधानी कहाँ है? तो ये परामरिबो है। किंगस्टन, तो उसेन बोल्ट के बारे में कौन नहीं जानते हैं? जानते हैं नहीं? तो बिल्कुल जानते होंगे, ये तो हमारी आलिया भट्ट भी जानती होगी। तो ये किंगस्टन कहाँ का राजधानी है? तो ये जमैका का राजधानी है। ठीक है, समझ में आ गया, जहां का उसेन बोल्ट है। ठीक है, अब ये फिजी की राजधानी कहाँ है? तो ये सूबा है। समझ गए, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले पे देखते हैं क्या बोला गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? नहीं है के बारे में देखना है। जब आप जैसे में क्या होता है ना, एग्जाम में इतना फास्ट ओवर कॉन्फिडेंस जो लड़का रहते हैं ना, यही सब में ना क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। एकदम कौन सा युग्म सही है पड़ जाएगा फट से, नहीं कुछ उड़िए देगा। ठीक है, तो इस तरह बिल्कुल गलती नहीं करना है। ठीक है, देखिएगा मिस्र, काहिरा, यानी देश की राजधानी का नाम दिया गया। मिस्र की राजधानी कहाँ है? काहिरा, सही है, और नहीं हमें पूछा गया। केन्या की राजधानी कहाँ है? नैरोबी, ये भी सही है, हमें नहीं पूछा गया है। सूडान की राजधानी कहाँ है? खार्तूम, ये भी सही है, हमें नहीं पूछा गया। दक्षिण अफ्रीका, अब देखिएगा जोहान्सबर्ग, कई लगे रहेंगे अरे यार जोहान्सबर्ग तो काफी ज्यादा नाम सुने हैं, तो देखिएगा दक्षिण अफ्रीका की राजधानी आपको जोहान्सबर्ग नहीं है। दक्षिण अफ्रीका की 3 राजधानी है, तो हम यहाँ पे तीनों राजधानियों का चर्चा करते हैं। कौन कौन है? तो पहली राजधानी के बाद बोलते हैं प्रिटोरिया। ठीक है, प्रिटोरिया है, और एक है केपटाउन है। ठीक है, और एक है ब्लूमफाउंटेन, ब्लूम फाउंटेन। ठीक है, अब ये तीनों राजधानियां क्या है? तो देखिएगा हम याद करवाते हैं यहाँ पे।
प से प्रिटोरिया, प से प्रशासनिक, यानी प्रशासनिक राजधानी कहाँ पे है, तो ये प्रिटोरिया में है। ठीक है, पूछेगा इस तरह से भी पूछे दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये आपको अजूबा आपको देखने को नहीं मिला है। तो भाई कि हाँ 3-3 गो राजधानी एक देश की, तो काहे नहीं पूछ सकता एग्जामिनर, दिमाग घूमेगा तो पूछ ही देगा, बिल्कुल पूछ देगा। तो इस तरीके के आप टॉपिक को थोड़ा सा कवर करके रखिए। ये प्रिटोरिया जो राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, तो ये प्रशासनिक राजधानी है। ठीक है, चलिए केप टाउन की अगर बात बोलते हैं तो ये केप टाउन जो राजधानी है ये विधायी राजधानी है। ठीक है, अब ब्लोम फाउंटेन जो राजधानी है, ब्लोम फाउंटेन जो राजधानी है कहाँ पे, तो ये न्यायिक राजधानी है। ठीक है, न्यायिक राजधानी है। ठीक है, तीनों चीज तो कंप्लीट हो गया। ब्लोम फाउंटेन कहाँ की जो राजधानी है, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी है, कैसी राजधानी है, तो ये न्यायिक राजधानी है। अब तो देखिएगा, तो गलती तो यही है ना, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले पे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। आगे क्या बोला गया है कि दिनार, अभी हमने चर्चा किया दिनार का अभी हमने चर्चा किया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्या आपका मेमोरी कितना ज्यादा स्ट्रांग है कि नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। दिनार की अगर बात करते हैं तो दिनार किस देश की मुद्रा है। चीन की अगर बात करते हैं तो अभी हमने देखा कि ये युयान यहाँ का मुद्रा है, युयान यहाँ का मुद्रा है। ठीक है, ईरान के बारे में अभी हमने देखा, या तो तोमैन बोल दीजिए या तो आप क्या बोल दीजिए, रियाल बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए। ठीक है, इंडोनेशिया की बात करते हैं तो रुपया है, वहां का मुद्रा कहाँ है, रुपया है, हम लोग का रुपया है। इराक की अगर बात करते हैं तो इराक का अभी हमने बताया कि इराक का मुद्रा कहाँ क्या है, तो ये है दिनार। ठीक है, और एक और बताया था कुवैत का। देखिए 2 बार रिवीजन हो रहा है ना, इसी यही चलते कहते हैं कि आप सेशन में लगातार अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, इससे आपको क्या होगा ना कि बार-बार रिवीजन से आपको याद लंबे समय तक रहेगा, आप कई लड़कों से अच्छा ज्यादा परफॉर्म कर सकते हैं। तो कुवैत की जो मुद्रा क्या है, तो वो भी दिनार है। ठीक है, चलिए इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे क्या बोला गया है, हमने ईरान का लिखा ना, हाँ ठीक है, सही बात है। आगे देखिए क्या बोला गया है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था, तो अभी हमने चर्चा किया क्या, 1935 का एक्ट था। ठीक है, 1937 ईस्वी में भारत से इसको अलग कर दिया गया था। भैया आप अलग हो जाइए, आप अपना अलग घर बसाइए। आंसर कौन सा हो जाएगा, 37 तो है नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी, यानी साइन किस वर्ष किया गया था। तो देखिएगा, जैसे में उसी साइन के तहत के बाद क्या हुआ था कि जो भारत में आवागमन जो होता ना है, जो आप ऐसा सुनते होंगे कि वीजा ये सब नहीं लगता, पासपोर्ट वगैरह आपको नहीं दिखाने को मिलता है, लोग आते हैं, कमाते खाते हैं और जाते हैं, उसी सिग्नेचर के बाद ही ऐसा हुआ था। ठीक है, तो वो सिग्नेचर हुआ था 1950 ईस्वी में, आजादी हुआ था। और नेपाल जैसे ही आजाद हुआ, भारत ने प्रस्ताव रखा और इंग्लैंड ने भी, नेपाल ने भी, भैया आइए हम लोग मिलते हैं क्या, दोनों अंग्रेज के फेर में पड़े हुए थे। 1950 ईस्वी में दोनों सिग्नेचर करता है, फिर उसके बाद में क्या होता है, दोनों देश में आवागमन जो होता है, जो सुचारू रूप से चल रहा था वो चलता है, पासपोर्ट वगैरह ये नहीं लगता है। समझ में आ गया, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ठीक, अगले पे देखते हैं। अबाकस की खोज इस दौरान हुई। अबाकस जानते हैं क्या होता है, जैसे में ये गणितीय गणना इसे किया जाता है, गणितीय गणना, जैसे मैं कैलकुलेशन वगैरह जो करता था ना उससे, तो उस समय जो चीन में हुआ था। ठीक है, यानी कई वर्षों पहले की बात है, ये चीन में हुआ था। तो चीन में तो आप समझ में आ गए, तो ईरानी सभ्यता खत्म, ग्रीक सभ्यता खत्म, रोमन सभ्यता खत्म, समझ में गया कि चीन में कौन सा वंश था, तो उस समय वंश था सांग वंश। और ये सांग वंश में ही क्या किया गया था, सांग वंश के दौरान ही जो कुछ व्यक्ति जो थे वो क्या किए थे, खोज किए थे। और तो समझ गए, तो इसका आंसर कौन सा, अगर यहाँ पे सांग वंश ना दे करके चिन्ह देता तो आपको भी लेके चलते, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया कि 18वीं शताब्दी में किस देश ने जर्मनी पर शासन किया था। अब देखिएगा, जर्मनी पर शासन की बात करते हैं तो जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, यानी कई वर्गों में बटा हुआ था, कई क्षेत्र में बटा हुआ था। तो एकीकरण की बात करते हैं तो एकीकरण किसने किया था, तो ये बिस्मार्क ने किया था। जर्मनी का एकीकरण, ये तो पता है सबको, सबको पता होना चाहिए भी। ठीक है, तो अगर इस पर शासन की बात करते हैं तो फ्रांस जो था, ये फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट। आपको ये भी पता होगा कि जर्मनी का एक जो प्रांत था प्रसा, ठीक है, ये काफी ज्यादा शक्तिशाली था। और ये प्रसा को ही क्या किया था कि आत्मसमर्पण करवा दिया था, कौन, नेपोलियन बोनापार्ट। और उसके बाद में क्या कर लिया था, उस पर
मतलब कि क्या कर लेता, अधिकार जमा लिया था, यानी शासन करने लग गया था। तो कौन होगा? नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का था शासक? तो वो फ्रांस का था। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। हम ऐसा बिल्कुल देखिएगा, इस समय ऐसा इसलिए बताते हैं तब तक इतना देर में आपको दिमाग में बैठ जाए। जितना जल्दी जल्दी आप टिक मार करके बढ़िएगा ना, ऐसे हुआ जी, ऐसे हुआ जी, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, उतना जल्दी स्लीप करेगा। समझ में आ गया ना? दिमाग से उतना फास्टिंग खत्म हो जाएगा। जितना जल्दी पढ़िएगा ना उतना जल्दी खत्म। अच्छा अवशोषक, अच्छा उत्सर्जक होता है। चलिए, क्या बोला गया है कि जापान की संसद कहलाती है। अभी हमने जापान के बारे में चर्चा किया था। तो जापान की संसद के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो जापान का संसद क्या कहलाता है? अब देखिएगा, कोटेस की बात किया जाता है। कोटेस किस देश के संसद को कहा जाता है? तो जो स्पेन देश, जो आप जानते ना है, स्पेन देश के जो संसद का जो नाम है वो कोटेक्स है। ये डाइट जो है, ये जापान देश के संसद का नाम क्या है? तो ये डाइट है। ठीक है। सोजिम की अगर बात करते हैं तो ये सोजिम किस देश के संसद का नाम है? तो ये पोलैंड के जो देश है उस देश के संसद का नाम क्या है? तो सोजिम है। हम बात करते हैं, इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में भारत के संसद का नाम क्या है? तो यहाँ भी संसद भी बोला जाता है। ठीक है। एक और बात है फिनलैंड के संसद का नाम क्या है? तो वहां के संसद का नाम भी संसद है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्या बोला गया है कि रियाल मुद्रा है। रियाल, ठीक है, रियाल। अभी हमने चर्चा किया था, इतना सारा हमने लिखवाया था। देखिए इतना सारा हमने लिखवाया था। ठीक है, कहाँ पे गया? देखिएगा, इतना सारा हमने लिखवाया था और कुछ मिटाए हैं। तो इस तरीके से देखिएगा, क्वेश्चन जो होगा ना, कई सारे वेरिएंट में पूछे जा सकते हैं आपको। तो इस तरह के आप क्या कीजिएगा ना कि अब थोड़ा अच्छे तरीके से आप इसको सेशन को एंजॉय कीजिएगा, आपको काफी ज्यादा फायदा होगा। चैनल मेरा छोटा है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम आपको क्वालिटी नहीं दे पा रहे हैं। क्वालिटी आपको बहुत अच्छा दिया जा रहा है। अगर नहीं दिया जाएगा तो आप बोलिएगा कमेंट बॉक्स में कि हाँ तुम्हारा क्वालिटी नहीं दिया जा रहा है भाई, तुम जैसे तैसे बता रहे हो, आके केवल टिक लगा देते हो। उस तरीके से हम बिल्कुल नहीं करते हैं। ठीक है। आगे क्या बोला गया है कि रियाल मुद्रा है। तो रियाल मुद्रा अभी हमने देखा तो कहाँ देश की मुद्रा है? तो ये सऊदी की है। ठीक है, सऊदी अरब की मुद्रा क्या है? तो ये रियाल है। ठीक है। आगे देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 3 हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? तो रेड क्रॉस की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1863 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। और जिनेवा में इसका क्या है? तो मुख्यालय है, यानी हेड क्वार्टर है। तो आप बताइएगा कि जिनेवा में कौन कौन से और मुख्यालय है? तो एफ, जैसे में एफ फूड फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ है? तो ये जिनेवा में है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये कहाँ है? तो ये आपको देखने का जिनेवा में मिलेगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ? जिनेवा में देखने को मिलेगा। ये सब आपको मुख्य मुख्य चीजें हैं कि वहां पे आपको याद रखना पड़ेगा। फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो ये 1919 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ था। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जिनेवा में। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की अगर बात करते हैं तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1995 में इसका स्थापना हुआ था। और वर्ल्ड हेल्थ 1948 में इसका स्थापना हुआ था। इस सब चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी आपको एक क्वेश्चन टपक जाएगा, लपक जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। ये पॉइंट पॉइंट से लड़के छटते हैं, समझ रहे हैं ना? तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो जिनेवा कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। देखिएगा, अभी ब्राजील आ गया ना। अभी हमने चर्चा किया था ना, वहां पे हमने क्या चर्चा किया था कि सऊदी अरब का मुद्रा क्या है? तो सऊदी अरब का मुद्रा हमने देखा था। देखिएगा, हम बार बार इसलिए लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। सऊदी अरब का मुद्रा क्या था? रियाल है। पीडीएफ पे पढ़ने में उतना ज्यादा लगता है कि बहुत बढ़िया है, बट बहुत जल्दी निकल भी जाता है। रियाल अभी हमने देखा क्या है? तो रियाल। तो अभी हमने एक चीज और चर्चा किया था, ये ब्राजील। तो ब्राजील का भी हमने चर्चा किया था, तो यहाँ क्या था? रियल। ठीक है। चलिए, इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्राजील का मुद्रा तो रियल, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। देखिए, रियाल भी दिया गया है। ठीक है ना, दिमाग घूम जाएगा इस तरह के जो ऑप्शन वहां पे पढ़ते हैं तो। ठीक है। मोरक्को की राजधानी की बात किया जाता है, तो ठीक है, मोरक्को की राजधानी की हम बात करते हैं। तो मोरक्को की राजधानी की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ है? तो ये रबात इसकी राजधानी है। ठीक है, रबात इसकी क्या है? राजधानी है। अब ये बात आता है, ये डकार। डकार कौन से देश की राजधानी है? तो सेनेगल। यानी पूरा निगल जाएगा कोई व्यक्ति तब डकार में ना करेगा जी, पूरा एकदम लपेट लेते हैं, एकदम नरेटी तक खा लेते हैं, तो उसके बाद डकार में नहीं करते हैं। तो कहे हाँ हाँ डकार में तो है। तो सेनेगल की राजधानी कहाँ है? डकार। अब मोरक्को की राजधानी कहाँ है? तो ये रबात। ठीक है।
और बाकी ये सबन शहर है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस किसकी मुद्रा है? तो ये ब्रिटेन की मुद्रा है। ठीक है, ईरान के बारे में अभी हमने चर्चा किया, तो मैन कह लीजिए या तो फिर आप क्या बोल दीजिए, अभी हमने चर्चा किया, ये दिनार बोल दीजिए। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियाई डॉलर है और फ्रांस के मुद्रा का नाम क्या है? तो ये यूरो है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भूटान की मुद्रा क्या है? तो भूटान की मुद्रा के बाद बोलते हैं तो न्यूट्रम वहां की मुद्रा है। ठीक है, तो देखते हैं, डॉलर होगा नहीं, भूटानी भूटान कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो समझ गए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि गौल देश का नया नाम क्या है? अब देखिएगा, गौल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे में क्या था ना कि ये जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको जो मिलेगा, ठीक है, इस तरीके से जो आपको मिलता है ये यूरोप का, ठीक है, ये सब जो देश मिलता है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? ब्रिटेन मिलेगा। देखिएगा, ये उत्तरी इटली, ठीक है, ये उत्तरी इटली, फ्रांस, फिर जर्मनी, फिर बेल्जियम के कुछ क्षेत्रों को यहाँ पे क्या बोला जाता था? तो गौल कहा जाता था। ठीक है, ये समझ गए। यहाँ पे कहाँ पे? उत्तरी इटली, जर्मनी, फिर यहाँ पे बेल्जियम, फिर उसके बाद फ्रांस के क्षेत्रों को कुछ मिला करके क्या बोला जाता था? गौल बोला जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे घाना बिल्कुल नहीं। अगर बात करते हैं ये घाना की राजधानी कहाँ है? तो ये अक्रा। अक्रा कहाँ, किस देश की राजधानी है? तो घाना की। गाम्बिया की राजधानी कहाँ है? तो गाम्बिया की राजधानी की अगर बात करते हैं तो बांजुल। ठीक है, बांजुल यहाँ की, अच्छा से लिख देते हैं, बांजुल यहाँ की क्या है? तो राजधानी है। एक बार, चलिए हो गया, यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो बांजुल यहाँ की राजधानी है। ठीक है, समझ गए। फ्रांस की अगर बात करते हैं तो फ्रांस के तो इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अब बाकी तो सब देश कहीं दूसरे जगह के हैं। ठीक है, पोलैंड के तो आप जानते हैं कि वर्षा है। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। अगले पे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। सो ठीक है, ओमान की राजधानी कहाँ है? तो ओमान की राजधानी की बात करते हैं तो ये मस्कट इसकी राजधानी है। ठीक है, दोहा किसकी राजधानी है? तो ये कतर की राजधानी है। ठीक है, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश में राजतंत्र की समाप्ति कर गणतंत्र की स्थापना हुई? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है 2008 का, इसको छोड़ भी सकते हैं। वैसे कहाँ पे हुआ था? भारत के पड़ोसी में, और कहाँ पे है? नेपाल में तो हुआ था, बाकी तो हम देख ही रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित होते हैं? प्रत्यक्ष का मतलब समझते हैं, जिसमें जनता जो होती है कानूनी निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से, यानी आप खुद ही जाकर के भाग लेती है। क्या हम लोग डायरेक्ट रूप से भाग लेते हैं? नहीं, हम लोग भी लोकतंत्र में जी रहे हैं। ठीक है, लेकिन अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में जी रहे हैं। कैसे? क्योंकि हम चुन करके भेजते हैं प्रत्याशी को, वो प्रत्याशी वहां जाकर के कानून बनाता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जनता खुद जाकर इन्वॉल्व हो रही है। तो वहां एक ही मात्र देश है, स्विट्जरलैंड। ऐसा कब हो सकता है? जब किसी देश की जनसंख्या कम हो, तबे ऐसा हो सकता है। अब भारत में पता है कि एदा गिदी इतना मनी आदमी है का, सब कोई आदमी कुछ कैसे 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 जाकर के काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता है। समझ गए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्या बोला गया है कि किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? यानी युद्ध से पहले जो रिहर्सल होता है ना, कोई नाटक वगैरह कोई करते हैं तो उसके पहले रिहर्सल होता है ना, तो हाँ बिल्कुल होता है। तो वो हुआ था कब? स्पेन का जो गृह युद्ध हुआ था, ठीक है ना, स्पेन का गृह युद्ध 1936 से लेकर के 1939 ईस्वी तक हुआ था। तो इसी को कहा जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध का क्या था? ये रिहर्सल था। ठीक है, तो स्पेन का युद्ध, स्पेन का गृह युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पे। क्या बोला गया है कि महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रागेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? ये सफ्रागेट्स मूवमेंट था क्या? देखिएगा, सफ्रागेट्स मूवमेंट की अगर हम बात बोलते हैं तो जैसे में वहां की जो महिलाएं थी ना, उसको वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, तो वोट देने का अधिकार नहीं था, तो उसीलिए वहां की महिला ने क्या काम किया कि वोट मांगा और उसके लिए आंदोलन चलाया। ठीक है, तो ये भी आपको पूछा गया है कि सफ्रा मूवमेंट कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कहाँ पे? तो इंग्लैंड में हुआ था। किस लिए? वोट के अधिकार के लिए, कि हमको वोट का अधिकार चाहिए। समझ में आ गया। और हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार कौन से अधिनियम से दिया गया था? तो 1919 ईस्वी के अधिनियम से भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था। क्या उसके पहले वोट देने का महिलाओं का अधिकार नहीं था? नहीं था। 1919 ईस्वी का जो अधिनियम आता है उसके बाद से भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल जाता है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये ब्रिटेन हो जाएगा। ठीक है, ये ब्रिटेन में हुआ था सफ्रागेट्स मूवमेंट। किस लिए? महिलाओं को वोट देने के लिए।
चलिए, क्या बोला गया है कि फ्रांस में आतंक का राज किसके काल को कहते हैं, यानी फ्रांस में जो जो राजा था उसको आतंक का राज कहा जाता है, ठीक है। तो वो किसके शासनकाल के, तो वो रॉबस्पियर के शासनकाल को। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या, रॉबस्पियर के शासनकाल को क्या कहा जाता है, तो आतंक का राज कहा जाता है। इसके बारे में डिटेल्स अध्ययन करना बिल्कुल भी नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री में हम लोग कितना पढ़ेंगे, हमें और भी सब्जेक्ट पढ़ना रहता है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है कि इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था। तो जब जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध हमारा कब से कब तक चला था, तो द्वितीय विश्व युद्ध की अगर हम बात करते हैं तो 1939 ईस्वी से लेकर के 45 ईस्वी तक चला था, ठीक है। तो दो गो जिसमें पूरा देश दो ध्रुवों में बट गया था, एक था मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र, ठीक है। मित्र राष्ट्र और एक था धुरी राष्ट्र। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन आपको देखने को मिलेगा, तो मित्र राष्ट्र में आपको चीन देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में इंग्लैंड आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद में कौन मिलेगा, अमेरिका देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए। और भी कई सारे देश थे, फ्रांस आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अगर यही बात करते हैं ये धुरी राष्ट्र में, तो यहाँ पे आपको जर्मनी देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद में जापान देखने को मिल जाएगा, फिर उसके बाद में आपको इटली देखने को मिल जाएगा। ये सारे और भी कई सारे देश थे, लेकिन ये सब प्रमुख देश जो है यहाँ पे हम आपको ये बता रहे हैं। तो चलिए ऑप्शन पर हम निगाहें दौड़ाते हैं। जापान कहाँ था, धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था, ठीक है। धुरी राष्ट्र का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था, धुरी राष्ट्र का। तो धुरी राष्ट्र में कौन, जापान कहाँ था, धुरी राष्ट्र का था, काम खत्म। जर्मनी कहाँ का था, धुरी राष्ट्र का था, काम खत्म। चीन के बारे में हम अभी अब चर्चा किए हैं, चीन कहाँ का था, मित्र राष्ट्र का था। तो ऑप्शन नंबर यही होगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो थोड़ा सा लोगों के पास में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि काफी ज्यादा छोटा चैनल है, जितना इनपुट देते हैं उतना आउटपुट नहीं मिल पाता है। अगर अच्छा लगा होगा तो शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बूढ़ा बूढ़ी नौजवान सभी के पास में शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद।